लोग बात करेंगे ट्रेडिंग इम्पोर्टेंट आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में विस्तृत बात किया था, उस पर हम लोग डिस्कस किए थे। थोड़ा सा उस पर हम लोग पीछे चलते हैं और देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शो रिजल्ट ऑफ buying and selling of goods and service during an accounting period। यानी जो व्यापारिक खाता होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट्स होता है और उसमें हम लोग दिखाते हैं हमारा कितना माल खरीदे हैं और कितना माल बेचे हैं। बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विस, और जब उससे माल क्रय और विक्रय को जब दिखाते हैं तो उसमें से हम फाइंड आउट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। यह जो होता है वह फाइनल अकाउंट का सबसे पहला अकाउंट होता है। फर्स्ट स्टेज में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि अब ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स मेन रूप से आते हैं, उस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें। तो सबसे पहले हम लोग को जब ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपरेशन करते हैं, बनाते हैं, तो सबसे पहले हमारा आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक यानी प्रारंभिक रहतिया उसको बोलते हैं। तो ये हमारा अनसोल्ड स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल जो हमारा माल नहीं बिक पाया था, जो बच गया था, वो करेंट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक माना जाता है या होता ही है। उसके बाद हम आते हैं परचेज। तो परचेज का मतलब होता है कैश परचेज करें या क्रेडिट परचेज करें, दोनों हमारा परचेज के अंडर में ही आता है और हम उसको परचेज ही मानते हैं। उसमें से हम लोग लेस करते हैं परचेज में से परचेज रिटर्न को या रिटर्न आउटवार्ड। परचेज रिटर्न बोले या रिटर्न आउटवार्ड, यानी बाहर की तरफ जो रिटर्न होता है उसको हम लोग परचेज रिटर्न्स मानते हैं और वो परचेज से लेस होता है। उसके बाद आता है ड्रॉइंग ऑफ गुड्स। यदि ऑनर अपना माल कुछ ड्रॉइंग किया है पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम परचेज से लेस कर देते हैं। उसके बाद आता है गुड्स गिवन इन चैरिटी, यानी कुछ माल हम दान में दे देते हैं, उसको हम लोग परचेज से लेस करते हैं। उसके बाद गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स। फ्री सैंपल्स बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कुछ माल हम लोग फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको हम लोग परचेज से लेस करते हैं। और डिस्काउंट ऑन परचेज, यदि हमको परचेज पर कहीं डिस्काउंट मिला है तो उसको हम परचेज से लेस करते हैं। ये परचेज में से जो भी लेस करने वाला आइटम्स है, इसमें से जो रहेगा उसको लेस करेंगे, जो नहीं रहेगा नहीं रहेगा। हम लोगों ने सारे आइटम्स पर बात किया है, तो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको लेस करेंगे, जो नहीं रहेगा उसको हम लोग लेस नहीं करेंगे। तो परचेज में से हम लोग लेस करने वाला जो परचेज रिटर्न्स, ड्रॉइंग ऑफ गुड्स गिवन है चैरिटी या फ्री सैंपल्स या डिस्काउंट ऑन परचेज जो लेस कर देते हैं, तो परचेज में से सारे लेस करने वाले आइटम्स को लेस कर दे तो हमारे पास निकल जाता है नेट परचेज। और वही नेट परचेज ही हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। उसके बाद आपको कभी कभी मिल सकता है एडजस्ट परचेज। एडजस्ट परचेज का मतलब होता है कि नेट परचेज और ओपनिंग स्टॉक को जोड़ करके उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को घटा देते हैं तो हमारा नेट परचेज निकल जाता है। और जब क्वेश्चन में नेट परचेज दिया रहेगा तो हमको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिखाने की आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्ट हम एडजस्ट परचेज जब दिखाते हैं तो उसमें ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का काम किया हुआ रहता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में देख रहे हैं, उसमें परचेज के बाद आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेज। डायरेक्ट एक्सपेंस में हम लोग वैसा खर्चा जो डायरेक्ट फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं। जो फैक्ट्री में डायरेक्ट खर्च हुआ है, या वो माल खरीदने में खर्च हो, माल बनाने में खर्च हो, वो उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में डालते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है हम लोगों का वेजेस, मजदूरी। तो मजदूरी जो
वैसा मजदूरी जो फैक्ट्री के अंदर या प्रोडक्शन के अंदर जो हम मजदूरी लगाए हैं या मजदूरी पर जो हमने खर्च किया है, वो हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में और ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। तो उस वेजेज में प्रोडक्टिव वेजेज हो सकता है, वेजेज फैक्ट्री वेजेज हो सकता है, वेजेज एंड सैलरी हो सकता है, लेबर कॉस्ट हो सकता है और डायरेक्ट लेबर हो सकता है। ये सभी आइटम्स वेजेज के अंडर में ही आता है और यह डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है। मशीनरी इंस्टॉलेशन वेजेज को हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। मान लिया हमने कोई मशीन खरीदा और उसको इंस्टॉलेशन किया, उसको इंस्टॉलेशन करने में जो हमको मजदूरी पर खर्च हुआ है, उस खर्च को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, है वेजेज ही, लेकिन हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखा करके डायरेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लोग उसको दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग को जो आता है कैरेज एंड फ्लाइट्स। यदि हमने माल खरीदा है दूसरे जगह से, रॉ मटेरियल कच्चा माल, तो उसको ढो करके फैक्ट्री तक लाने में कुछ ना कुछ हमारा एक्सपेंस होगा, कुछ ना कुछ खर्च होगा, तो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में आता है और उस माल की ढुलाई को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। जैसे कैरेज इनवार्ड के अंडर में उसको दिखाते हैं या कैरेज एंड फ्लाइट्स के अंदर में दिखाते हैं। जैसे रेलवे फ्लाइट्स हो सकता है, माल हम दूसरे जगह से परचेज किए और रेल के माध्यम से हम अपने फैक्ट्री तक मंगाए हैं, तो उस खर्चा को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। या फ्लाइट्स ऑन परचेज, माल जो हमने खरीदा है उसको मंगवाया है, उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। कैरेज ऑन परचेज, माल ढुलाई का जो खर्च होगा वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे। कूलिंग एंड कार्टेज, यदि मान लिया कोई मजदूर उसको ढो करके लाया अपने कंधे से, या रेलवे से जब हम माल मंगवाए हैं तो रेल के प्लेटफॉर्म से लेकर के और हमारे गाड़ी तक लाने में जो खर्च होता है वो कूली करता है, तो उसका जो भी खर्च होगा हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के अंडर में ही दिखाते हैं। कैरेज आउटवार्ड और कैरेज ऑन सेल, ये दो आइटम्स है जो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखा करके हम लोग इसको पीएल के डीआर साइड में दिखाते हैं। ये हमारा ट्रेडिंग का खर्चा नहीं है, यह डायरेक्ट एक्सपेंस में के अंडर में नहीं आता है, यह हमारा पीएल के डीआर साइड में हम लोग दिखाएंगे, क्योंकि यह सेल का खर्चा है। कैरेज ऑन सेल और कैरेज आउटवार्ड को हम लोग पीएल के डीआर साइड में दिखाते हैं। अगला आता है हम लोग या चुंगी बोलते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब होता है आयात कर। यदि हम विदेश से कहीं से माल खरीदे हैं तो उसको हमको मंगवाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है सीमा शुल्क। अब दूसरे राज्य या दूसरे स्टेट या दूसरे कंट्री से मंगवाए हैं तो उसमें हमको कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है। एक्साइज ड्यूटी होता है, एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता है। डॉक चार्ज होता है, डॉक चार्ज एक्चुअली बंदरगाहों पर लगता है। जब हमारा माल जहाज से आता है और उसको जब हम जहाज से उतार करके जब हम बंदरगाह के जो उसका जैसे रेलवे का प्लेटफॉर्म होता है, उसी तरह से बंदरगाह पे माल रखने के लिए भी एक प्लेस बना होता है और उस प्लेस पर जब हम उस माल को रखते हैं उसके लिए हमको कुछ ना कुछ उसको पैसा देना पड़ता है वहाँ के अथॉरिटी को। तो उस अथॉरिटी को जो हम लोग पैसा देते हैं उसको हम लोग डॉक चार्ज के अंदर में रखते हैं। उसके बाद आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में इंश्योरेंस का खर्चा। तो निश्चित तौर पे हमारा बहुत बड़ा फैक्ट्री है, बहुत बड़ा कारोबार है, तो हमारा कारोबार का इंश्योरेंस रहता है, तो उसका फैक्ट्री का जो इंश्योरेंस होगा हम लोग उसको ट्रेडिंग अकाउंट के अंडर में डालते हैं। या प्रीमियम ऑफ फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस का जो प्रीमियम भी हम लोग बाद में पर ईयर देते हैं तो उसको हम लोग ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में ही डालते हैं। उसके बाद होता है फैक्ट्री एक्सपेंसेज। तो फैक्ट्री में बहुत सारा एक्सपेंस आता है, जैसे फैक्ट्री मान ली हमारा रेंट पे हो तो हम उसको रेंट देंगे, तो फैक्ट्री का रेंट का एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। फैक्ट्री लाइट्स, उसमें निश्चित तौर पे फैक्ट्री है तो वहाँ लाइट्स लगा होगा, बिजली कल कारखाना है तो बिजली लगा ही होगा, तो उसका जो लाइट्स का एक्सपेंस होगा वो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में देते हैं। फैक्ट्री रिपेयर्स, टाइम टू टाइम फैक्ट्री में काम होता है, पुराना हो जाता है तो रिपेयरिंग का काम होता है, रंगाई पुताई का काम होता है, या कहीं टूट फूट हो गया तो उसको रिपेयर करते हैं, तो उसका जो भी खर्चा होता है फैक्ट्री से रिलेटेड वो फैक्ट्री रिपेयर्स कराने का वो भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ही
डालते हैं। और लास्ट में अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, कुछ कुछ और भी हो सकता है जो इसके अलावा बच गया हो और फैक्ट्री में कुछ काम हो रहा हो, कुछ खर्चा है, तो हम लोग उसको ट्रेडिंग अकाउंट के अंडर में ही डालते हैं। और ये सारा आइटम्स हमेशा डीआर साइड में ही होता है, क्योंकि एक्सपेंस को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस यानी निर्माण का जो खर्च होता है। जब हमारा फैक्ट्री में काम होता है तो वहाँ प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन का जो खर्च होता है उसको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बोलते हैं। उसमें गैस हो सकता है, फ्यूल हो सकता है, लाइट, पावर, वाटर, ऑयल, ग्रीस और कोल। ये तमाम जो खर्चे हैं फैक्ट्री के अंदर के खर्चे हैं, जिसका काम फैक्ट्री में ही होता है। इसको पीएल से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह का जो मैन्युफैक्चरिंग का जो भी खर्चा होगा ये हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में ही दिखाया जाएगा। जैसे केमिकल हो गया, कलर्स हो गया, ये सब का काम फैक्ट्री के अंदर का होता है, इसीलिए हम लोग इसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। उसके आगे यदि हमारा प्रोडक्शन रॉयल्टी बेस है तो हम लोग रॉयल्टी ऑफ लैंड लॉट और रॉयल्टी ऑफ लेजी को जो हम रॉयल्टी देते हैं उसको भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ही दिखाते हैं। ये हम लोग को 11th में इसका नहीं काम रहता है, नहीं पढ़ना रहता है, लेकिन जब आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तो इसका यूटिलाइजेशन रहता है। रॉयल्टी क्या होता है हम लोग को ऊपर के क्लास में पढ़ना रहता है। तो जो प्रोडक्शन बेस्ड रॉयल्टी बेस्ड प्रोडक्शन होगा तो जो हमारा रॉयल्टी बनेगा किसी का, जो हम उसको रॉयल्टी पेड करेंगे, तो हमेशा वो ट्रेडिंग के एक्सपेंस में ही डालते हैं। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में जो हम लोग दिखाते हैं उसमें ज्यादा आइटम्स नहीं होता है। उसमें हम लोग सिर्फ दिखाना रहता है सेल्स, और सेल्स के बारे में हम लोग जान रहे हैं, कैश सेल करे या क्रेडिट सेल करे, सारा हमारा सेल के अंडर में आता है। या गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यानी कंसाइनमेंट के लिए जब हम माल भेजे हैं कहीं, उसको हम लोग सेल ही मानते हैं और सेल ही होता है, लेकिन इसको हम कॉस्ट ऑन गुड्स पर वैल्यूएशन करते हैं। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का जो वैल्यूएशन होता है, जो हम उसको वहाँ अमाउंट दिखाएंगे, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स का जो वैल्यू होगा उतना ही हम लोग उसमें दिखाते हैं। तो ये तमाम जो कैश सेल दिया रहे, क्रेडिट सेल दिया रहे या गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट रहे, सबको हम लोग एक साथ ऐड करते हैं और वो हमारा टोटल सेल माना जाता है। उसमें से हम सेल्स में से रिटर्न लेस करते हैं, सेल्स रिटर्न को या रिटर्न इन वार्ड को लेस कर देते हैं, या डिस्काउंट ऑन सेल को लेस कर देते हैं, और जो लेस करने के बाद जो हमारा बचता है वो हमारा नेट सेल माना जाता है। और सीआर साइड में उसको हम लोग दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के। और ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में एक चीज और हम लोग दिखाते हैं, अनसोल्ड स्टॉक। तो अनसोल्ड स्टॉक के बारे में हम लोग लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएट ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स, यानी हम लोग जो माल का लागत है उस पर वैल्यूएशन करते हैं। और मार्केट प्राइस और कॉस्ट ऑफ गुड्स दोनों में जो सबसे लोअर प्राइस होता है, जो कम दाम होता है, उसी वैल्यू को हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में दिखाते हैं। जब हम सभी आइटम्स को जो डीआर साइड वाला होता है ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में दिखा देते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में जो आइटम्स होता है जैसे सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक उसको दिखा देते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा डीआर साइड ज्यादा है या सीआर साइड अमाउंट ज्यादा है। मान लिया जाए कि सीआर साइड अमाउंट ज्यादा है और डीआर साइड अमाउंट कम है, यानी हमारे पास आमदनी ज्यादा हुआ है, खर्चा कम हुआ है, तो हमारे लिए वहाँ ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है। कभी कभी खर्चा ज्यादा हो जाएगा, यानी डीआर साइड का टोटल अमाउंट ज्यादा हो जाएगा और सीआर साइड का अमाउंट कम हो जाएगा, तो वैसे स्थिति में यानी खर्चा हमारा ज्यादा हो गया है, उसके अपेक्षा हमारा माल का आमदनी का कम बिका है या आमदनी कम, माल का वैल्यूएशन कम हुआ है, वैसी स्थिति में हमारा ग्रॉस लॉस होगा। तो इसी तरह से हम ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हम लोग फाइंडिंग करते हैं। इसका फॉर्मेट है, आगे हम इस पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फॉर्मेट पर कैसे उसको दिखाते हैं, कहाँ सजाते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिल सके और आपका नॉलेज और ज़्यादा बढ़ सके।